So there is a famous investor by the name George Soros. How many people have heard the name of George Soros? Anybody? George Soros, very good. And वॉरेन बफे तो सभी जानते हैं, राइट? सो जॉर्ज सोरोस ने कहा था एक बार कि इफ यू आर हैविंग फन व्हाइल इन्वेस्टिंग, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ. The process to invest, the process to create wealth, and the process of creating a good portfolio for yourself should not be exciting. It should be a long process, and that is why it's not exciting. It's a long, boring process. So let me bore you for the next 1 hour, but the outcome is going to be, obviously, I'm going to value your time, and thanks for giving me this opportunity to speak here, to come here. सो BHEL के साथ एसोसिएशन काफी पुराना हो गया, ओवर 1.5 से ज्यादा डिकेड्स, 1.5 डिकेड्स से ज्यादा. आई हैव बीन मैनेजिंग द रिटायरी मनी हु रिटायर फ्रॉम BHEL, एंड मेरे PhD का थेसिस था रिटायरमेंट प्लानिंग. वो PhD में 6-7 साल लगते हैं, उसमें आपको एक थेसिस लिखना होता है, बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं. सो that became a stream of career for me, and then I started managing the retiree corpus. Retirement के बाद आपके पास live encashment आना है, provident fund आना है, आपके पास gratuity आनी है, और एक चीज जो नहीं आना है, एक चीज जो बंद होनी है, वो क्या है साहब? सैलरी. तो आपकी सैलरी बंद हो जानी है, और इसका जो एहसास है वो फेयरवेल के दिन जब गुलदस्ता हाथ में लेते हैं उसी दिन होता है कि अगले महीने से बंद होना है. उसके पहले तो सुबह शाम तक की भाग दौड़, और कैसे टाइम निकलता है किसी को भी पता नहीं लगता. एंड सो आफ्टर मैनेजिंग 15 सालों से BHEL के साथ रिश्ता है मेरा, बट आई रिक्वेस्टेड द टॉप मैनेजमेंट, व्हाई नॉट टू गिव मी अ प्री टाइम, कि ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, जब हम एक रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो लेते हैं, उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स को, और जब हर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अलग एसेट क्लास की इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म के लिए अलग एसेट क्लास की, लॉन्ग टर्म के लिए अलग, आपके इमरजेंसी फंड का क्रिएशन के लिए अलग एसेट क्लास होता है, आपके लग्जरी फंड के लिए अलग एसेट क्लास होता है. कई लोगों के रिटायरमेंट के बाद बाल बच्चों की शादी ब्याह भी बचे होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बचे होते हैं. सो फॉर एवरी पर्टिकुलर नीड देयर इज अ डिफरेंट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, देयर इज अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव टू बी डिजाइन्ड. और जब आपको पता लगता है कि यू हैव बीन परफेक्टली प्लान्ड, even for a short trip to US, even for a short trip to UK, for Goa, for upgrading your mobile phone, or for doing the interior work at your home, तब जो तसल्ली आती है अपने फाइनेंस को अपने कंट्रोल करने का, एंड दैट इज जस्ट मार्वेलस. एंड पीपल हु मीट मी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इस प्रोसेस के बाद, दे ऑलवेज टेल मी कि आई विश हम 10 सालों पहले मिले होते. एंड दैट इज दिस, आई थिंक द एवरेज एज ग्रुप इज कोइंसाइड्स टू दैट, कि आप में से एवरेज 10 साल बचा होगा रिटायरमेंट के लिए. गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम इन लाइन. Thank you so much. So, with that, let me start the conversation of today, from salary to wealth. This is one of my favorite topics which I deliver at corporate. तो सैलरी सबको पता है, HR इधर बैठे हैं for calculating your salary and delivering it in time. There is absolutely no problem in that. But what's the journey to wealth? Wealth is, of course, a very subjective, individual definition may be different. So can I hear some voices? What's your definition? क्या एक लाइन में आप wealth को define करेंगे? What's your definition? Wealth means security. Oh, very good, excellent. Wealth means security, financial security, you mean? And so any more participation, please? Wealth means assets. Very good. So you mean, I think assets minus liabilities के बाद जो difference बचता है वो net worth होता है. So probably you relate to net worth, right? So I take it. Very good, excellent. Anything, any one liner, whatever comes to my mind. Yeah, your फाइनेंशियल फ्रीडम. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है जब अपनी ज़रूरतों के माफिक पैसा आना शुरू हो जाए तो हम फाइनेंशियली फ्री समझते हैं. सो दैट्स एक्सीलेंट वर्ड टू डिफाइन वेल्थ. Fulfilling my needs and wants.
fulfilling the needs and wants. Thanks for this participation. I always wanted to hear this. Needs and beyond needs, want. Great. So I met somebody, general manager who retired from BHEL, after designing their assets and liabilities, एक पोर्टफोलियो बनाया रिटायरमेंट के बाद, और उन्होंने अपने लिस्ट ऑफ ड्रीम्स मुझे लिखाए. मैं हमेशा स्पेसिफाई करता हूं कि ये जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी फंड का क्रिएशन हो, या लग्जरी फंड का क्रिएशन करना हो, या आपको मिड टर्म में अपने घर को अपग्रेड करना हो, या होम लोन को चुकाना हो, या लॉन्ग टर्म में आपको बाल बच्चे का शादी ब्याह करना हो, या अल्टीमेट गोल ऑफ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, ये तो सबका ही है. दैट्स अ जेनरिक इन नेचर. बट व्हाट्स बियॉन्ड दैट? So that person, that general manager gave me a list of his dreams, and the first dream was मेरे को फेलोशिप करना है अमेरिका से पोस्ट रिटायरमेंट, कम से कम 1 साल वहाँ रहना है, स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी है और फिर वापस आना है और फिर कुछ काम करना है. That was his first dream. Second dream was मुझे अंटार्कटिका जाना है. And the third dream was कि मुझे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना है. So I just want to bring this definition of wealth on your table कि अपनी जरूरतों से जब आगे निकल जाते हैं और जब beyond that everybody sees some dreams in his wild life, तो वो ड्रीम फुलफिल करने का सामग्री जब अपने पास होता है तो probably that is wealth. So of course it's financial freedom, of course it's going beyond needs and getting into wants and all. So now the next question is how to create this wealth, right? So it's needless to put any focus on saying that कि हमें सेविंग करना जरूरी है, बचत करना जरूरी है. बचपन से हम लोग पढ़ते ही आए हैं कि जो पैसा सरप्लस है खर्चा कम कर लो और बचा हुआ पैसा को सेव कर लो. बट सेविंग के बियॉन्ड एक टर्म आता है इन्वेस्टमेंट. सो ये जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन लगभग हम जानते हैं कि जो आपका इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बीट कर रहा है आपका पैसा, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. बट व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द करंट इन्फ्लेशन रेट? 6%. So gentleman is very much updated here. 6%. So it varies from 4 to 8%. अभी इंडिया को एक गोल्डीलॉक सिचुएशन में कहा जा रहा है क्योंकि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है दैट्स गोइंग बियॉन्ड 7-7.5%, और जो इन्फ्लेशन है वो 3-4% के करीब है. तो इट्स अ वेरी गोल्डीलॉक सिचुएशन इसको कहा जाता है. बट लेट मी टेल यू जेंटलमैन, दिस 4% का जो फिगर है ये बड़ा ट्रिकी फिगर है. It's just a political, way of expressing the economics. उससे हमें कोई वास्ता नहीं है. हमें किससे वास्ता है साहब? हम 5 साल पहले अपने ट्रैवल में क्या खर्चा कर रहे थे, 5 सालों पहले अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में क्या खर्चा कर रहे थे, हम 10 सालों पहले जो फ्रूट अनार ले रहे थे, सेब ले रहे थे, उसका क्या खर्चा था. That is the real inflation for us, right? And so every sector will have a different inflation, and this inflation will not only depend upon price of goods क्या बढ़ रहा है, it also depends upon, पहले हाथ में स्मार्टफोन था, पड़ोसी के पास आईफोन आया है, मुझे स्मार्टफोन खराब लगा है, मेरे को आईफोन चाहिए, फिर नया ब्रांड चाहिए. पहले मेरे पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उसमें बहुत खुश था, पड़ोसी ने एसयूवी लिया है, मेरे को अब उससे बड़ा चाहिए. So with your hierarchical change, with your profile change, with your vicinity change, surrounding change, and there is absolutely no problem to compete with that, to keep a pace with that. And that is why the cost of living is not 4% or 5% or 6%. That's in double digits. Because every 6 years if something doubles, the rule of 72 says कि वो 72 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, 12% का जो आंकड़ा आता है, that is the percentage change year on year in the cost of living. So 10 से 12% जो मेरे पैसे जहां पे भी लगे हैं, अगर 10 से 12% का फिगर आ रहा है, तो gentlemen, you are not creating wealth, you are just preserving wealth. And let me tell you, even if you are able to preserve your wealth, that's a very happy situation. जो सैलरी आपको मिल रही है, that's your active money. सुबह शाम तक की मेहनत, बचपन की पढ़ाई लिखाई, और इसके बाद जो उस एक्टिव मनी को बचा के आप जिधर रख रहे हैं,
वो डिप्रिसिएट हो सकता है, या वो प्रिजर्व हो सकता है, या वो ग्रो हो सकता है। दे आर ओनली 3 थिंग्स व्हिच कैन हैपन टू योर एक्टिव मनी। आयरोनिकली बचपन से हमें लोगों ने कहा कि भैया पैसों के पीछे मत भागना। माँ बाप ने भी ऐसा कहा, पड़ोसियों ने भी ऐसा कहा, और हमारी सराउंडिंग में भी ऐसा कहा। जो बंदे पैसों की बात दिन भर करते हैं उन्हें हम लेबल दे देते हैं। टॉकिंग अबाउट मनी इज ए सोशल टैबू। देखो खाली पैसों की बात करता है, खाली हाई पैसा कर रहा है, मगर चक्कर क्या है कि भाग सारे ही रहे, सब एक दूसरे को ऐसा ही बोल रहे हैं, right? So there is no issue, there is no problem in at least preserving your hard-earned money. और हार्ड एंड अर्निंग प्रिजर्व करने के लिए आपको डबल डिजिट का रिटर्न चाहिए, एंड ऑब्वियसली दैट्स नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आई डोंट थिंक देयर आर एनी लॉजिकल डिस्प्यूट्स ऑन दैट. Some way or the other, you all are investing into the market. How many people really understand the market and then invest into the market? Can I have the hands? Okay. So I learned somewhere, stock market में 3 प्रकार के लोग होते हैं. आप इस पे ध्यान दीजिएगा. स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार के लोग होते हैं. एक जिन्हें पता है कि मुझे नहीं पता है, दूसरे ऐसे कि मुझे नहीं पता है कि मुझे नहीं पता है, और तीसरे ऐसे कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है मगर दोस्तों को बताना नहीं है कि नहीं पता है. सो दीज आर द 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस इनटू द स्टॉक मार्केट. और लेट मी टेल यू, ये तीसरी वाली कैटेगरी मेरी ही है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है, मगर आप लोगों को समझाना है कि मुझे बहुत कुछ पता है. Why? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको कहूं मंडे को बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगला महीने में बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप मेरे से इसके बाद सवाल पूछेंगे आके, गौरव ये टॉप है या बॉटम है? नहीं पता है. द एक्चुअल आंसर इज नहीं पता है. बट द प्रॉब्लम क्या है कि एवरीबडी ट्राई टू कंक्लूड यही मार्केट का असली टाइम है इन्वेस्ट करने का, ऐसा हम बोलेंगे, और आप बोलेंगे यही टाइम है मार्केट से निकलने का, जहां एक नेगेटिव न्यूज आएगी. और ये पर्सपेक्टिव्स का जो डिफरेंस है, इसका आंसर सिर्फ एक होता है साहब, कि अगले 5 साल बाद जाके अगर देखेंगे तो आज का मार्केट बॉटम, नियर टू बॉटम मिलेगा आपको नेक्स्ट 5 years. If you conclude, if you analyze after 5 years कि what was the bottom of the market, तो bottom भले ना हो, near to bottom आज का ही टाइम है. इसलिए अगर पैसा है, when people say what is the right time of entering into the market, the right time of entry into the market is when you have money. तभी चीजें सस्ती लगती है. Exactly. तो जब पैसा है आपके पास तो लगाइए, 5 साल बाद बाजार ऊपर ही जाएगा. बीच में जितने हिचकोले खाएगा, कई बार आप डायनासोर अपने को समझेंगे, कई बार आपको शंकर भगवान समझेंगे, कई बार वर्ल्ड वॉर होता रहेगा, कई बार आपका दोस्त कहेगा सब बेच के गोल्ड में लगा दो पैसा, कई बार जो एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर आके टीवी पे कुछ बयान करके जाएगा. ये सारी घटनाक्रम के बाद सत्य एक ही है कि अंत में इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना किधर है? ऊपर ही जाते हैं. सो नेक्स्ट 5 years, अगर आप पिछले 5 सालों को देखेंगे तो आज का भाव पीक ऑफ द मार्केट है. अगर आप अगले 5 सालों को देखेंगे तो आज का भाव बॉटम ऑफ द मार्केट है. दैट इज द ओनली आंसर. सो पीक और बॉटम के डेफिनेशन से निकल जाइए. एक हायरार्की ऑफ इमोशनल लर्निंग. अब आप देख सकते हैं उधर, मेरा कर्तव्य है आपको बताना कौन लोगों ने किन कारणों से पैसे गंवाए हैं, क्योंकि मुझे पता है सब लोग पैसा बनाते नहीं हैं, बहुत लोग पैसा गंवाते हैं. इनफैक्ट कमाने वाले कम हैं, गंवाने वाले ज्यादा हैं. वो इसलिए कि मार्केट को प्ले करने का तरीका, म्यूचुअल फंड को प्ले करने का तरीका, पोर्टफोलियो डिजाइन करने का, उसको मैनेज करने का, ये सब जो हमने देखा है वो सामने वाले पिरामिड में लिखा है. फर्स्ट टाइमर्स, सबसे पहले हमारी बाजार में एंट्री होती है एंटरटेनमेंट के लिए. कुछ पैसे पड़े, 10,000 20,000, एक डीमेट अकाउंट खोल दो और कुछ स्टॉक ले लिया, कुछ दोस्तों ने बता दिया, कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ अखबारों में पढ़ लिया. सो दैट इज एंटरटेनमेंट टाइम, राइट? इंटरटेनमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. डाला और पैसा बढ़ गया, एक बुलन चल रहा था, आपका पैसा बढ़ गया.
अब आपने कहा कि कुछ पढ़ा ही नहीं और पैसा लगा दिया और बढ़ गया, तो पढ़ लेते हैं, कितना बढ़ेगा? यहाँ तो 8 घंटे काम करने का BHE इतना दे रहा है, यहाँ तो 1 घंटे में पैसा मेरा इतना भाग गया, तो चल भाई पढ़ना शुरू कर लेते हैं। एंड देन कम्स एन एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, और तब बाजार का बुल्लन चल रहा था और इसके बाद बाजार का रिवर्सल हो जाता है। जब आपने सोचा कि इस बार पढ़ के करते हैं, कई बार आपको इम्तिहान देने में ऐसी फीलिंग आई होगी, इम्तिहान दे के लौटे हैं, लगा है कि बिना पढ़े तो बहुत अच्छा, अगली बार पढ़ के देते उससे भी बुरा गया। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन फेज है कि आपका एक्सपेरिमेंट अगर गलत हो गया, प्रॉब्लम क्या है, वो मार्केट का साइकिल था, कभी पॉजिटिव जा रहा था, कभी नेगेटिव जा रहा था, आप उसमें एंटर किए और आपका थर्ड फेज आता है फ्रस्ट्रेशन का। यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, पैसा बन नहीं रहा, FD में तो 5% मिल रहा था, इधर तो कैपिटल के लाले पड़ रहे हैं। एंड देन कम्स अ रियलाइजेशन स्टेज, दैट इज नियर टू द टॉप। रियलाइजेशन में आपको समझ आ जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, और देन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो क्या पढ़ना है ये मेरे अगले स्लाइड में है। सुमित, या ये नाउ लेट मी डिफरेंशिएट इन व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू नो, व्हाट टू हियर एंड व्हाट टू हटाओ, क्योंकि आज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन में छाटना क्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपके सामने जो ग्राफ्स दिख रहे हैं उसमें आपको एक ब्लू दिख रहा है, एक ऑरेंज दिख रहा है। ये आपके भारत का जो इतिहास है, इकोनॉमी का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके 5-7 डिकेड में मैंने बांट दिया है। 1900 से लेके 1980, 1990, हाँ थोड़ा मैग्नीफाई, सो ये सब पिछले 1, 2, 3, 4, 5 डिकेड, पिछले 50 साल, यही बाजार का इतिहास है, वही 47-48 सालों का, इस को मैंने डिकेड्स में बांट दिया है। अब इन सारे 5 डिकेड्स में मैंने वो चीजें लिस्ट कर दी है जो उस डिकेड में न्यूज का हेडलाइन बनता था। न्यूज का हेडलाइन क्या बनता है साहब? अब मैं अगर आपसे पूछूं 2025 के मार्च में जो न्यूज की हेडलाइन बन रही थी, वो क्या हेडलाइन बन रही थी, किसी को याद है? एक क्राइसिस टाइप मार्च के करीब में आ रहा था 2025 की हेडलाइन। एनीबडी कैन हेल्प मी इन दैट? Any news which you were hearing that were having an impact on the markets? Tariff war, 50% tariff लगा दिया, जो भारत one of the costliest tariff, that was great gentleman. Any more news जो 2025 में आई है? ऑपरेशन सिंदूर, जबरदस्त, सुपर। सो ऑपरेशन सिंदूर का न्यूज हमें पता है, हमें टैरिफ को 50% लगा दिया वो भी पता है, और इस हर वक्त में हमारी सेंटिमेंट क्या हो रही थी, नेगेटिव जा रही थी, राइट। मार्केट को 3 चीजें ड्राइव करती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी। इसका एक स्पिरिचुअल एनालॉजी है। जो फंडामेंटल्स है वो बॉडी है, इकोनॉमी को आप विजुअलाइज कीजिए एक बॉडी के रूप में, तो फंडामेंटल्स इज बॉडी। लिक्विडिटी बॉडी में जान फूंकने वाली आत्मा है। लिक्विडिटी जो पैसों का सर्कुलेशन है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आत्मा है बॉडी में तो बॉडी है, अदरवाइज लाश बन जाएगी। और जो सेंटिमेंट है वो माया है। इस माया के जो संसार में जो डेली का न्यूज है वही आपकी माया है, वो सेंटिमेंट बनाते हैं। तो माया 2 प्रकार की होती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये सेंटिमेंट कहां से बन रहा है? हेडलाइन से बन रहा है। हेडलाइंस हम क्या पकड़ रहे हैं? ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, सिंदूर ऑपरेशन लगा दिया। ऑल द नेगेटिव न्यूज ऑफ द मार्केट्स आर मेकिंग हेडलाइंस एंड दैट वी रिमेंबर इनटू आवर माइंड्स। कुड यू रिमेंबर उस समय आरबीआई के संजय मल्होत्रा साहब ने आपको इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कट किया, जिसके कारण बाजार में लिक्विडिटी बढ़नी चालू हो गई। सो भारत के ऊपर वाली इकोनॉमी, इफ समबडी कैन हेल्प मी, जर्मनी, ओके, अमेरिका, चाइना। सबसे बड़ी वाली इकोनॉमी कितना ट्रिलियन? 30 ट्रिलियन, एक्सीलेंट। उसके बाद जो चाइना है 19 ट्रिलियन, और हमारे कितने? 4 ट्रिलियन। तो हमसे ऑलमोस्ट कितना गुना हो गया चीन? 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 गुना। आप 1947 में इंडिया और चाइना बराबर ही थे।
70 तक बराबर थे, 79 तक। और फिर क्या हुआ ऐसा कि वो 5 गुना हो गए। और क्या जो वहां हुआ था क्या इधर भी हो रहा है? चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया चाइना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए, चाइना ने रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क सब बना दिया। करप्शन नहीं होने दिया। करप्शन नहीं होने दिया। चलिए गुड। और चाइना की जो ग्रोथ आपने देखी है आज तक, डेमोग्राफी का एक डिविडेंड था उनके पास। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड चाइना थे, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड चाइना थे। क्या वही सारी चीजें रेप्लिकेशन नहीं है इंडिया में? यू मे आर्ग्यू कि भैया वहां भ्रष्टाचार नहीं था, यहाँ भ्रष्टाचार है, बट देन अगेन दैट इज अ वेरी डीप डिस्कशन, यू नो। सो रिफाइनमेंट का एक प्रोसेस अगर इकोनॉमिक एंगल से आप देख रहे हैं तो जितनी चीजें मैंने चाइना के बारे में आपको गिनवाई है वो सारी चीजें इंडिया में हो रही है। टुडे वी आर द लार्जेस्ट ऑन द प्लैनेट, यस और नो? टुडे वी आर द यंगेस्ट ऑन द प्लैनेट, यस और नो? एंड दैट इज व्हाई वी आर द फास्टेस्ट ऑन द प्लैनेट। आज भी हमारी जो इकोनॉमी की साइज का जो ग्रोथ है दैट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसका कारण आपके सामने की स्लाइड में है साहब। कोई भी इकोनॉमी जो बढ़ती है 2 प्रकार से बढ़ती है। देखिए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ बिजनेसेस, वो बिजनेस जो आप सुबह शाम तक कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं? आपने फोन उठाया टेलीकॉम, आपने गाड़ी उठाई ऑटोमोबाइल, आपने दवाई खाई फार्मा, आप BHEL में बैठे हैं मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो हम सब इसी बिजनेस के एक पार्ट है। और कोई भी बिजनेस का व्यापार जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? 2 प्रकार से बढ़ता है। या तो आपका सेल का वॉल्यूम बढ़ जाए, या आपके क्वांटिटी सोल्ड का पर क्वांटिटी सोल्ड प्राइस बढ़ जाए। तो प्राइस बढ़ जाए या वॉल्यूम बढ़ जाए, दोनों प्रकार से आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये सामने जो हमारी इकोनॉमी है, ब्लू आपको बात दिखा रहा है आपकी रियल GDP का ग्रोथ, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना बढ़ा रहे हैं। और जो ऊपर ऑरेंज बार है वो ये दिखा रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो आप देखेंगे कि वी हैव ए हिस्टोरिकल लैंडमार्क। ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं किया है जो पिछले 47 सालों से लगातार 6-7% की GDP की ग्रोथ कॉन्सिस्टेंट रही है। और अगर इन्फ्लेशन को मिला लें तो 3-4%। आप देखेंगे पहले इन्फ्लेशन वाला बार बड़ा है और GDP वाला छोटा है। धीरे धीरे GDP वाला बड़ा होने चालू हो गया, इन्फ्लेशन वाला छोटा होने चालू हो गया। जैसे ही इकोनॉमी का ग्रोथ आना चालू होता है ये वाली सिचुएशन आने लगती है। आप दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 7-5-12 13 से 14% की हमारी जो इसको नॉमिनल GDP बोलते हैं। रियल GDP में इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए, उसको नॉमिनल GDP बोलते हैं। और यही जो नॉमिनल GDP का ग्रोथ है उसको आप मार्केट की ग्रोथ कहते हैं। तो जो मैंने उस समय याद कीजिए पहले कहा था कि 12 से 15% का ग्रोथ आपको मार्केट देता है, वो यही रियल GDP और प्लस इन्फ्लेशन 50 साल से कॉन्सिस्टेंट चलता आया है। अगले 50 साल में इससे बेहतर होने वाला है, उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ वही है कि आप एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल एक टाइम में जी रहे हैं। वही टाइम जो चाइना ने 1979 के बाद देखा है, वही टाइम आज है। सारे पैरामीटर्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम, कैन समबडी हेल्प मी इन दैट? व्हाट इज आवर पर कैपिटा? UPSC का तैयारी किए थे। So all the answers they are all the answers. So thanks for that. That's a compliment to you. That's a compliment to you. In fact, कि somebody who is totally having all the figures is obviously a compliment. So thanks gentlemen for participating. So वही 2500 के करीब पर कैपिटा US डॉलर के रूप में हमारा है. So you are very near to that. ये 2.5, हाँ मैं लेता हूं, ये जो 2500 है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। इसको भी चाइना के संबंध में बताता हूं आपको, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। 2500 तक रोटी कपड़ा और मकान बेसिक, और 2500 के बाद अब रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब क्या करना है?
तो आप कंजम्पशन जब आप बढ़ाते हैं, आपको मान लीजिए एक बोनस आ गया, एरियर आ गया बहुत सारा, आप सुबह एक बार पेस्ट किया ही है, 3 बार और पेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रोटियां जितनी खाई है उतनी ही खाएंगे, 2-4 बार नहा लेते हैं, चलो एरियर आया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो व्हाट डू यू डू? You start investing into your discretionary expenditure. आप ट्रैवल बढ़ाएंगे, फोन बढ़ाएंगे, ये सब बढ़ाएंगे आप, राइट? सो 2500 के प्लस के डिस्क्रिशनरी का कोई लिमिट नहीं है, गाड़ी का अपग्रेड करने का लिमिट नहीं है, फोन का अपग्रेड करने का, ट्रैवल का जाने का, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का लिमिट नहीं है, नहाने खाने पेस्ट करने का जरूर है। सो 2500 के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपका ग्रोथ में सीधा एक रॉकेट लग जाता है साहब। तो वही रॉकेट, वही 2500 हम प्लस किए हैं। अब नेक्स्ट 10 ईयर यहां से लेकर अमृतकाल कब तक कहा जाता है? मोदी साहब अमृतकाल का जिक्र करते, स्वतंत्रता के 100 साल 2047 टिल 2047 यू आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर यंग है, आज फैमिलियां क्या हो रही है, टूट के पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब क्या न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही। न्यूक्लियर फैमिली होगी ज्वाइंट से तो कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा? 2 चूल्हा जलेगा, 4 गाड़ियां चलेगी, 10 फोन आएंगे, मकान भी अलग बनेंगे। सो अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से खर्चा ज्यादा करेगी कम करेगी? ज्यादा करेगी। सो ये जो यंग लॉट है इसमें पावर बहुत ज्यादा है साहब, ये खर्चा बहुत करने वाले हैं। और इकोनॉमी में खर्चा बहुत होगा, कंजम्पशन बहुत होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो सिंस टिल 2047 वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग। अब सिर्फ एक बात कहता हूं आपको, म्यूचुअल फंड को जब आपने टर्म डिपॉजिट मान लिया, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? एक टर्म के बाद मैच्योर हो जाता है। सो टर्म डिपॉजिट 3 साल में मैच्योर हो गया, आपको री इन्वेस्ट करना है। आपने म्यूचुअल फंड लिया और आपने उसी को टर्म मान लिया जब बाजार में अफरा तफरी है, जब नेगेटिव न्यूज आया आपने कहा मेरा तो मैच्योर हो गया, जो बच रहा है उसको लेके भागो, क्योंकि अब तो इकोनॉमी खत्म, सारी गौरव की बातें खत्म, सारी इकोनॉमी का सत्यानाश होने वाला है, आज ही बेचो, जो बच रहा है उसको निकाल। सो द मोमेंट यू फिक्स ए टर्मिनल पॉइंट ऑन योर म्यूचुअल फंड, यू आर गोइंग टू इनकर ए लॉस। इफ यू बिलीव कि इट्स अ परपेचुअल इन्वेस्टमेंट, 14-15% आ रहा है, जब रिटायर हो जाएंगे तो उस 15% में से 9% निकालना कैश फ्लो। मैं वैसे ही आपके मेरे जो रिटायरी ऑडियंस है उनको ऐसे ही उनका पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ, क्योंकि 60 में उनका खर्चा अगर 1 लाख 1.5 लाख का महीना रहता है, 65 में वो डेढ़ा होने वाला है, 70 में वो उससे भी ज्यादा होने वाला है। हाउ कैन यू थिंक एक सीनियर सिटीजन की एफडी ले लो 8% पे और परपेचुअली वो खर्चा आपका वही रहने वाला है? अरे खर्चा भी बढ़ जाएगा और सीनियर सिटीजन के रेट भी घट जाएंगे। सो दैट इज अ बिगर मिसमैच। अच्छा, एक एनालॉजी मैंने व्हाट्सएप पे आया था, बड़ा अच्छा लगा, मैं सोचा अपने टॉक में इसको शामिल करूंगा कि छल से डरो, छलिया से मत डरो। छलिया किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं। अगर थोड़ा एनालॉजी बनाएंगे आप तो श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं, राइट? तो छलिया के छल से डरो। अब श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा भगवान अपने अंदर। तो डरना किससे है? अपने आप से डरना है, अपने आप से डरना है। ये जो बाजार दिख रहा है, बड़ा प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, उससे डरना है। और इस छल में 2 चीजें होती है, जो ग्रीड और फियर, 2 एक्सट्रीम चीजें हैं। वॉरेन बफे का कितने लोगों ने ये सुना है लाइन, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी? कितने लोगों ने सुना है? कैन आई हैव योर हैंड्स अप प्लीज? मैक्सिमम लोगों ने सुना है बी। अच्छा, इसमें अदर्स कौन है? ये जो वाक्य है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, तो ये अदर्स कौन है? हु आर द अदर्स? लॉस मेकर। सो वी ऑलवेज फील कि मेरे लिए ये वाक्य कहा गया है और अदर्स बाकी सारे लोग, राइट? तो मेरे को फियरफुल नहीं होना है जब ये सारे लोग फियरफुल हो जाएंगे। कैन समबडी टेल कि पूरा हॉल फियरफुल हो गया? एक ही बंदा रहा है 2020 के कोरोना टाइम में भी सारा असेट लगा दिया है उसमें मार्केट।
द प्रॉब्लम इज कि हम अदर्स में खुद को नहीं गिनते। अरे बफे साहब, आप ही को तो अदर्स कह रहे हैं। वो ग्रीडी होते हैं जब आप सारे मिलके फियरफुल हो जाते हैं, और वो फियरफुल हो जाते हैं, आप सारे मिलके ग्रीडी हो जाते हैं। लास्ट ईयर किसको लेके ग्रीडी है पिछला 2 साल से हम लोग? विच एसेट क्लास? गोल्ड, सिल्वर। और ग्रीडी वर्ड भले खराब हो, मगर बात वही है साहब। 3 साल पहले सिल्वर लेने की बात कोई कह रहा था? आज मुझे सब घुमा फिरा के पूछते हैं, गौरव, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सिल्वर ETF, डू यू रिकमेंड? एंड दे वांट टू हियर यस। क्योंकि कल को गिरा तो बोलेंगे मैं तो अनजान था, मैं तो अज्ञान था, तुम तो प्रोफेशनल थे, एंड दे वांट टू हियर यस। 3 साल पहले जब मैं मल्टी एसेट फंड ले रहा था सिल्वर गोल्ड में, तो देवर सिल्वर किधर चला है 10 साल में? 2011 में मेरी शादी हुई, 2020 तक गोल्ड उधर का ही उधर था। बीच में 2-3 बार 10-12% का ड्रॉप भी आया गोल्ड में। नोबडी टॉक्ड अबाउट बाइंग ए गोल्ड इन 2020, बट अभी सबको गोल्ड चाहिए, सबको सिल्वर चाहिए। अब यूट्यूब में पढ़ा दिया है कि फिजिकल मत लेना, ETF लेना, तो चलो ETF इज एन इंटेलिजेंट बाई। सो मेरे वो सामने वही छल है साहब। 2025 में सिल्वर सबसे टॉप पे दिख रहा है आपको, 2024 में किधर दिख रहा है जरा खोजिए तो, और 2023 में किधर दिख रहा है फिर से खोजिए। हाँ, अपने को पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ऑल इंजीनियर्स अपने को ब्रेन में खाली पीरियोडिक टेबल याद है। मगर साहब यही बाजार का छल है। जब 2024 में आपको स्मॉल कैप मिड कैप वाले फंड दिख रहे थे टॉप पे, उसके 2 साल पहले खोजिए किधर है। सो एवरी टाइम यू कंक्लूडेड कि ये वाला फंड सही है, ये वाला असेट क्लास सही है, gentlemen, you are making a mistake, and that is why we professionals have a work to do here to protect you from the mistakes. Again that slide, Sumit, last mountain वाला। अब एक आपके दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा कि म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट फंड, रेगुलर फंड, राइट? डायरेक्ट फंड में पैसा बचता है क्योंकि चार्जेस कम होते हैं। रेगुलर फंड में पैसा नहीं बचता है क्योंकि चार्जेस होते हैं। अब जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या कहते हैं, भैया डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट लगाओ। वो क्या करते हैं, 0.5% का या 1% का डिफरेंस होता है डायरेक्ट और रेगुलर। वो 1% के डिफरेंस को 15 साल में निकाल देते हैं और एक बहुत बड़ा फिगर ले लेते हैं ताकि आपको 15-20 लाख का डिफरेंस दिख जाए। और फिर आप सोचते हैं नहीं भैया डायरेक्ट में जाना है, क्यों? क्योंकि पैसा बचाना है। सिमिलरली हेल्थ में भी है, डॉक्टर की फी बचानी है, कैंसर की दवा भी है यूट्यूब पे, गूगल पे, मगर वहां मुझे पता है ज्यादा नोकझोंक किया तो गड़बड़ हुआ, वेल्थ में गड़बड़ हो जाती है। तो आप देखिए सामने आपको दृश्य एक दिख रहा है कि पहाड़ पे चलना है, लॉन्ग टर्म पे जो पहाड़ की वादियां हैं बड़ी अच्छी है। और सबसे पहले कौन बंदा गया था माउंट एवरेस्ट पे? कैन एनीबॉडी? या जेंटलमैन, Edmund Hillary. Very good, very excellent, sir. Can we clap for people who are participating at least for me? Thank you, sir. So Edmund Hillary. Sumit, next. Okay. So where is Edmund Hillary के बाजू में एक बंदा खड़ा है, क्या नाम है उसका? Tenzing Norway. Tenzing Norway was his Sherpa. आज इतिहास याद कर रहा है एडमंड हिलेरी को, मगर उसे भी बाजू में एक शेरपा लेना पड़ा था। वो शेरपा का रोल क्या था साहब? व्हाट वाज रोल ऑफ द शेरपा? गनीमत है कोई यूट्यूब नहीं मिला था, शेरपा को पैसा मत दो, सीधा चढ़ जाओ, ये तो बहुत ज्यादा पैसा मार लेगा, बीच में पता नहीं तुम्हें धक्का वक्का न दे दे। सो देयर वाज नो यूट्यूब प्लेटफॉर्म शोइंग दैट, बट एडमंड हिलेरी न्यू कि आई नीड अ शेरपा फॉर क्लाइंबिंग टू द टॉप। टॉप पे वही गए थे, मगर रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अड़चने आती, आंधियां आती। शेरपा का डेली का काम है, उसे पता है एग्जैक्टली। सो अगर आप, इफ द मैसेज इज गोइंग राइट, यू आर एक्सपर्ट्स इन योर ओन सब्जेक्ट। इंजीनियर्स आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द प्लैनेट।
मगर सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में लॉस अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अगर आप एक इतिहास एक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आइंस्टीन साहब ने सबसे ज्यादा लॉस किया था, क्योंकि ये टॉपिक का सिलेबस ही कुछ और है। Correct? So there where our role comes into play, what we do, as Sumit told you earlier. So, can we open the website? Try. So nurturingmoney.com सुमित ने आपको पहले बताया है, we are managing 300 करोड़ of assets in mutual fund and PMS. What do? We sit with you. वी चार्टर, आप छोड़ दीजिए उसको, माई गाई विल डू इट। आप इधर देखो, आपका हर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में दो पैसे होंगे आपके पास। एक पैसा होगा जो अभी तक का इकट्ठा किया होगा, अलग अलग असेट क्लास में जोड़ लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, सेविंग अकाउंट में क्या है, आपके इंश्योरेंस के पॉलिसीज में क्या है, आपके म्यूचुअल फंड में क्या है, आपके स्टॉक्स में क्या है, आपकी प्रॉपर्टी में क्या है, ये सब की लिस्ट आपके असेट हो गए। बाजू में एक लिस्ट बना लीजिए आपकी लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज ही फाइनेंशियल गोल्स हो गए। अब लाइबिलिटीज को आप 3 भाग में बांट दीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। सेविंग अकाउंट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, गलती मत कीजिए। साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं, सेक्टर 39 में थाना है नोएडा में, आप जाके लिस्ट देखेंगे, लाइनें देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। एवरीबडी वाज इंटेलिजेंट वन डे बिफोर ही वाज फ्रॉडेड। एक एनआरआई दंपति आया यूएस से, 17 करोड़ रुपए निकल गए। किसी सीनियर सिटीजन के अकाउंट से 2 करोड़ रुपए निकल गए। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? और छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं हर समय। सो सेविंग अकाउंट इज नॉट योर इमरजेंसी फंड, मिस्टेक मत कीजिए। सेविंग अकाउंट में खाली भाजी और तरकारी का जो पैसा है 1 महीने का, खाली उसी को रहने दीजिए। 1 महीने के बियॉन्ड जो पैसा है, इवन 2 महीने का पैसा है, यू विल गेट फंड्स। 2 दिन के पैसों के भी फंड होते हैं। आपकी जो सैलरी क्रेडिट होती है उसकी प्रोविजनिंग तो बहुत पहले हो जाती है, तो वो 4 दिन के लिए पैसा आपको 5वें दिन तनख्वाह देनी है, वो 4 दिन पैसा आइडल नहीं छोड़ती कंपनी आपकी, वो 4 दिन का ब्याज लेती है। वो 4 दिन का ब्याज आप खुद के लिए भी ले सकते हैं, उसको ओवरनाइट फंड बोलते हैं। तो भले ही इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, दिन का ब्याज छोड़ दीजिए, मगर कम से कम 1 महीना खर्चा नहीं है। 1 महीना के बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं उसको। आपको पता है 6 महीना खर्चा नहीं है, यू कम इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी, इक्विटी सेविंग कैटेगरी बोलते हैं उसको। अपने वेबसाइट पे मैं दिखाता हूँ। सुमित, यू हैव कवर्ड ऑल दिस ना? जस्ट ट्राई टू ओपन माय पोर्टफोलियो इफ यू कैन। फर्स्ट स्टेज टू start your financial planning process is to create a dashboard। मैं आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखाता हूं, किसी क्लाइंट का हम दिखा नहीं सकते, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल बिटवीन मी एंड माय क्लाइंट, बट मैं अपना आपको दिखा सकता हूं। तो हर क्लाइंट का एक मोबाइल नंबर डालेंगे और उनके पास एक पासवर्ड होगा। ये हमारे वेब पोर्टल पे लॉगिन होता है, आपके फोन पे ऐप भी होता है, दोनों को डाल देंगे, आपका पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। इसमें एक पहला पन्ना खुलेगा जिसमें आपको आपकी म्यूचुअल फंड दिख जाएगी। ये म्यूचुअल फंड का पन्ना खुल गया। म्यूचुअल फंड में करंट वैल्यूएशन आपको दिख जाएगी, आपको 2 करोड़ 90 लाख कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, प्रॉफिट का वैल्यू, एब्सोल्यूट रिटर्न और XIRR। व्हाट इज XIRR? क्योंकि पैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट हुए हैं, रैंडमली हुए हैं, तो जो एनुअलाइज जो कंपाउंडिंग रेट होती है वो XIRR बोलते हैं। तो 14% अभी आपको XIRR दिख रहा है। सो दैट इज वन थिंग टू नोट हियर। रेस्ट आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड का लोग मतलब खाली स्टॉक मार्केट समझ लेते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। मार्केट गिरने वक्त क्या प्रोविजनिंग की है आपने? तो आप देखिए, जो डीप ब्लू कलर है और जो लाइट ब्लू कलर है और जो ऑरेंज कलर है, ये सब डिनोट करता है कि मेरे फंड कितने रिस्की और कितने सेफ कैटेगरी वाले हैं। जो डीप ब्लू कलर है उसको टच करो, एक सुमित वहीं टच, हाँ, तो आप देखो 67% आई एम इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी। लेट मी टेल यू, डे 1 से मैं 70% नहीं हूं। हम लोग क्या करते हैं, जब बाजार का पीक आता है, अब आप कहेंगे बाजार का पीक कैसे पता? मुझे भी नहीं पता साहब।
मगर बाजार का पीक उसको कहेंगे। मैंने अपना कहा 14 से 15% मुझे म्यूचुअल फंड का XIRR बनाना है। एक टाइम जरूर आता है जब मेरा फंड 19 to 20% XIRR पे पहुंच जाता है। दैट टेल्स मी कि भैया बाजार का नियर अबाउट पीक आ रहा है। अब सिंस आई एम ए प्रोफेशनल, आई नो कि कौन सा सेक्टर को मुझे प्रॉफिट बुक करना है, एंड दैट इज व्हाई आई हेल्प माय क्लाइंट्स इनटू दैट। तो ऐसे सेक्टर जिसकी वैल्यूएशन ओवरबोर्ड हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा 3-4 साल में रिटर्न दे दिया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग का एक टाइम, एग्जिट टाइम इज वेरी क्रिटिकल। हम लोग खाली परचेज टाइम पे फोकस करते हैं, ऐसे ये उठा लो, वो खरीद लो, इस टाइम खरीद लो, वो खरीद लो। प्रॉफिट बुकिंग टाइम विल आल्सो बी क्रिटिकल। सो देयर विल बी डिटर्मिनेंट्स फॉर अस टू फाइंड आउट कि इसी पैसे को कब एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए रिडीम करके सेविंग अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं। आप इक्विटी फंड से वो डीप ब्लू से लाइट ब्लू कलर वाले फंड में आ गए, आपका प्रॉफिट भी बुक हो गया, पैसे आपके री इन्वेस्ट भी हो गए। अच्छा, प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करने के लिए आपने लाइट ब्लू कलर में आ गए। ये हमारा कौन सा फंड है? ये नियर अबाउट डेट का फंड होता है। 9% का रिटर्न इसमें आ जाता है। 9% का रिटर्न में टैक्सेशन इक्विटी की लग जाती है। ये इक्विटी सेविंग कैटेगरी बोलते हैं इसको। इसमें फायदा क्या है कि बाजार गिरेगा तो ये पैसा नहीं गिरेगा, मैं जो लाइट ब्लू कलर वाला। इसके बाद जो बाजार जब गिरा ना, पोर्टफोलियो लाइक दैट, उसी का डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा नीचे। हाँ, कम ऑन फाइनेंशियल गुड्स। ये देखिए, ये सबके कॉमन है। मेरे पास भी एक चाइल्ड है जिसको पढ़ाना है, वो चाइल्ड एजुकेशन का गोल है मेरा। बेट दे तो अच्छा। सो आप देखिए, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड, दीज आर द डिफरेंट गोल्स। ये मेरा पोर्टल आपको बता देगा कि आपको ये टारगेट अमाउंट है, आप कहाँ पे खड़े हैं अभी, हर टारगेट के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। सो मेरा रिटायरमेंट गोल में आपको कम दिख रहा है, आई एम सॉरी, रिटायरमेंट गोल कितना दिख रहा है? 30%, क्योंकि उसमें टाइम है मेरा। इमरजेंसी फंड 94%, क्योंकि यह इमरजेंसी फंड होते हैं एक से वही जो 9% वाला फंड बताया मैंने, लाइट ब्लू कलर वाला, उसमें एग्जिट एक दिन का होता है। आपको कल पैसा चाहिए, बुध को एग्जिट डालिए, बृहस्पति आपके अकाउंट में आ जाएगा 10 बजे, तो वो हैंडी है ना, तो उसको पैसा काम भी कर रहा है और इमरजेंसी फंड का काम भी कर दिया। तो मेरे हर लाइफ गोल के अगेंस्ट में फंड मेरे मैप है, और हर टारगेट में मेरी कितनी तैयारी है मेरा वेब पोर्टल, मेरा मोबाइल ऐप बता देता है। नाउ हाँ, नीचे स्क्रॉल डाउन, नीचे ये पोर्टल मुझे बता देता है मेरी कितनी SIP लगी हुई है, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज के किस्त जाने वाले हैं, मेरा नेट कैश फ्लो क्या है। ये सब ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। दैट कीप्स मी अपडेटेड ऑन माय फाइनेंस। बहुत सारे लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निवेश सब लोग कर रहे हैं, इन्वेस्ट सब लोग कर रहे हैं। किसी FD में, बैंक में लगा दिया, 4-5 म्यूचुअल फंड में लगा दिया, 2-4 स्टॉक ले लिए, पैसा इतना स्प्रेड है कि आपको कोई एक वन डैशबोर्ड नहीं है कि आप उसको असेस कर पाए वेदर यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट। और तभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और कॉन्फिडेंस नहीं आने की वजह से पैसा FD और सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, अदरवाइज इट कुड बी इन्वेस्टेड। सो कॉन्फिडेंस आने के लिए ये सारी चीजें जरूरी। गो ऑन वेल्थ रिपोर्ट, यस, द लास्ट पेज। मुझे मेरा नेटवर्क जानना है, आज मैं क्या हूं, 5 साल पहले क्या हूं। ये क्लाइंट सेलेक्ट किया, वेल्थ रिपोर्ट में गए, फैमिली में, हेड ऑफ फैमिली में मेरा नाम आ गया, कुमार गौरव, और इसको शो कर दिया। ये सब आप अपने मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं, पोर्टल में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू देगा ऑफ ऑल माई असेट्स, पूरा स्प्रेड दिखाएगा। लेफ्ट में मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम दिखेंगे, राइट में मेरे असेट क्लासेस दिखेंगे, या दैट ब्लू बार। सो दैट ब्लू बार इज योर टारगेट। ये आपको बताता है आपकी नेटवर्थ क्या है। सो नेटवर्थ आपकी वहां पे ओवरऑल दिख गई, वट एवर अमाउंट, एक्स अमाउंट, उससे मतलब नहीं है। आपने देखना है आपकी नेटवर्थ क्या है, एक लाइन में पता लग गया। नेटवर्थ की स्प्रेड क्या है, आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी, पोस्ट ऑफिस, FD सब कुछ समरी बना के आ गया। अब मैं कहूँ कि जी मैं टैक्स उतना ही दे रहा हूँ जितना देना चाहिए, या ज्यादा कम दे रहा हूँ, तो मैं देखूंगा टैक्स ज्यादा देने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। सो FD आपको कहीं भी दिख रही है मेरे में पोर्टफोलियो में, आपको खाली या तो म्यूचुअल फंड दिख रहा है, या एक स्टॉक का इंस्ट्रूमेंट PMS दिख रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस दिख रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के रिटर्न के ऊपर अप टू ए सर्टेन लिमिट, अगर आपने लिमिट के अंदर किया है तो वो टैक्स फ्री आएगा। म्यूचुअल फंड में आपको 12.5% का टैक्स आएगा, डिस्पाइट आई एम फॉलोइंग इन 30% टैक्स ब्रैकेट।
सो मेरा पोर्टफोलियो टैक्स ऑप्टिमाइज्ड है, आई कैन टेल यू, जितना कम देना चाहिए मैं दे रहा हूं। मेरा स्प्रेड काफी संतुलन है, क्योंकि 100 रुपए जो मेरी जेब में है उसमें 50 रुपए प्रॉपर्टी में, 50 रुपए लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में है। सो आई एम कीपिंग अ परफेक्ट संतुलन बिटवीन असेट क्लास। तो ये हेलीकॉप्टर व्यू आपको दिख जाएगा। इसके बाद एक पीडीएफ रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है। यस, सो बीच में जो पीडीएफ का रिपोर्ट है कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, आपकी वसीयत बन जाती है। देखिए, पुरानी फिल्मों में हमने देखा था हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हैं तब मुनीम जी आते हैं वसीयत बनाने। अब 2022 के कोरोना के बाद सबको पता लग गया है। बीवी को पता ही नहीं है हस्बैंड ने कहाँ कहाँ पैसे डाल लगे, बच्चों को पता ही नहीं है फादर ने कहाँ कहाँ डाल रखे। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो अपने दादाजी के टाइम का पैन कार्ड हमें देते हैं एंड वी फिगर इट आउट, और फिर पता लगता है दादाजी 25,000 लगाए थे, उसकी वैल्यू आज 25 लाख हो चुकी है। So I mean that is to tell you, वो भी हमारी सर्विसेज है। अगर आपके पास ये हम एज अ सोशल वर्क करते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा न्यूज आता है कि कोई बंदा नहीं रहा है, ट्रेजेडी हो गई है और उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे हैं, यू कैन रिकमेंड आवर नेम। ये सारी कंसल्टेशन हम फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं होती। हम आपके पैन कार्ड से सबको ट्रेस कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपकी ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप तो आपके विल आपका बना हुआ है साहब, आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके नॉमिनी के पास है, सब कुछ देख सकता है। सो देयर वेयर आई रेस्ट माई टॉक। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू हैव बीन अ वेरी पेशेंट लिसनर टू मी, थैंक्स फॉर दैट। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चन आई कैन एड्रेस इन नेक्स्ट 5-10 minutes before I conclude. Any question you want to ask? Let me summarize everything what I told you just now, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? Definition of wealth, right? और वेल्थ की डिफिनेशन में एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपने सेविंग और जरूरतों के बियॉन्ड अपने सपनों तक पहुंचना है। सो तभी वेल्थ की डिफिनेशन है, अदरवाइज वेल्थ की डिफिनेशन नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन। जो मार्केट की नॉमिनल ग्रोथ है ना इकोनॉमी की, रियल जीडीपी 6.5% की ग्रोथ है, इन्फ्लेशन 5-7% का है, तो मैडम 12% से 14% कहते हैं मार्केट की रिटर्न, क्योंकि इकोनॉमी उस साइड से ग्रो हो रही है, राइट। एक रूल ऑफ 72 है। रूल ऑफ 72 बोलता है कि 72 से डिवाइड कर दीजिए वो परसेंटेज जो आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कितने टाइम में आपका पोर्टफोलियो डबल हो रहा है। तो मान लीजिए 14% आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ दे रहा है, जो मेरा दे रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया 14% दे रहा है, राइट। अब 72 को आप 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है? 5 साल समथिंग। सो आई एम डबलिंग माई मनी एवरी 5 years। एग्जैक्टली और अब उसी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट वंस यू एक्यूमुलेट सम मनी, एक पीएमएस करके इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिनिमम 50 लाख का होता है। मेनली माई रिटायरी क्लाइंट्स हैव ए पोर्शन ऑफ मनी इनटू दैट वहाँ हम बियॉन्ड 20 से 25% की बात करते हैं। दैट्स ए एक्सक्लूसिव स्टॉक्स पोर्टफोलियो हैंडल्ड बाई फंड मैनेजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, बट द कैविएट इज मिनिमम 50 लाख इज रिक्वायर्ड। सो अगेन दैट इज 1-to-1 basis. So every 5 years मैम you double the money. That's a thumb rule. सर 5-7 या 5-10 हाथ में बता दीजिए सर, बिकॉज आप कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी इजी टू लर्न द थिंग सो फास्ट। बट अगर क्विकली कोई स्टार्ट करना चाहे, अब 10 में से, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देयर इज सो मच वैरायटी, कोई भी 10 बता दीजिए सर नाम। या मैम आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले तो मूड बनाना है कि करना क्यों है, उसके लिए ये 1.5 घंटा भाषण सुने और भी सुन के फाइनली मूड बन गया, अब करना है। अब अपने को स्टार्ट करना है, राइट। स्टार्ट करने के पहले मैडम आपके पास 2 पैसे होंगे, एक जो लमसम पैसा होगा और एक जो फ्यूचर में मंथली आने वाला पैसा होगा, ठीक है। अब आप अपने पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो हमारा प्रोसेस है। आप पहले एक बैलेंस शीट बना लेते हैं कि ये पैसे आपके पास लमसम में है, ये पैसे आपके पास मंथली है। सुमित, कैन यू ओपन द मास्टर स्ट्रोक वाला, चलेगा क्या? हाँ। सो जो लमसम पैसा है और जो मंथली आने वाला पैसा है, उसको
फंड सिलेक्शन के लिए मुझे आपके लाइफ के गोल्स की समीक्षा करनी है। केस इन एग्जांपल, आपका एक इमरजेंसी फंड, आपने कहा कि गौरव मेरे सेविंग अकाउंट में ही 4-5 लाख रुपए पड़े रहते हैं और मैं उसको लॉन्ग टर्म में डाल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मुझे तो कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। तो अब लॉन्ग टर्म में डाल नहीं सकते, इसका मतलब इक्विटी का एक्सपोजर नहीं ले सकते, राइट? तो डेट का एक्सपोजर लेते हैं, तो बॉन्ड के फंड आते हैं म्यूचुअल फंड में। बॉन्ड के फंड का रिटर्न मगर 6-7% के ऊपर नहीं है और उसकी रिटर्न टैक्सेबल हो जाती है अगर हम टैक्स ब्रैकेट 12 लाख के ऊपर की इनकम। तो एक नई कैटेगरी हमने रिसर्च में पता लगाया कि एक कैटेगरी है जिसका नाम है इक्विटी सेविंग फंड। ठीक है मैम, उसकी रिडीम्शन होती है 1 दिन में। आपको कल पैसे चाहिए, आज रिडीम्शन डालेंगे, कल अकाउंट में आ जाएगा। रिडीम्शन में एग्जिट लोड नहीं होता। नॉर्मली आपने सुना होगा कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा एग्जिट करेंगे तो 1% का लोड लगेगा, मगर जो कैटेगरी मैं बता रहा हूं उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। तो ये इमरजेंसी फंड के लिए परफेक्ट होता है कि 9% का रिटर्न भी मिल गया आपको, 8 से 9% का एग्जिट लोड कोई भी नहीं है। मार्केट अगर क्रैश भी है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें इक्विटी वाला ये कैटेगरी का नाम है, इक्विटी सेविंग कैटेगरी बोलते हैं। अब 50 कंपनी है, 50 कंपनी के अलग अलग फंड होते हैं, राइट? सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन ये वन लाइन आंसर्स कुछ भी नहीं है मार्केट में। जब तक हम आपके साथ 1-to-1 हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी इसके बाद। तो देखिए, जो पहला टारगेट फॉर ए यंग करियरिस्ट, आप देखिए मैं मिडिल जो बिल्कुल यंग करियरिस्ट आए हैं उनके लिए पहला 1 करोड़ कब बनाएंगे, तो वो पहला 1 करोड़ कब दिख रहा है आपको? 11th ईयर आते आते मात्र 10 लाख से चालू किया, 25,000 महीना डाला, आप 10वें साल आते आते 96 लाख के फिगर पे पहुंच जाते हैं। लेट मी टेल यू, जो टोटल फंड वैल्यू वाला राइट वाला फिगर है वो आपकी लाइफलाइन है। कभी आपको बीच में बच्चे का एजुकेशन अपग्रेड करना है, आपने घर का इंटीरियर कराना है, कुछ भी खर्चा है, आप एनी टाइम आप 5वां साल में कोई खर्चा है 40 लाख इकट्ठा है, आप इसमें से 4-5 लाख निकाल सकते हैं। तो आउटपुट इज ओपन, द इनपुट इज ओपन। आपने पहले आपने 25,000 से किया, बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ गया 25 को 30, 30 को 35, कोई अरियर आ गया, कोई बोनस आ गया, यू कैन ऑलवेज ऐड इन द पोर्टफोलियो। सो वेयर फॉर एवरीथिंग वी हैव अ डिस्कशन एंड वी पुट, ये सब मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। सुमित, कैन यू डू ए मिडिल एज कैलकुलेशन? मान लो 25 लाख रुपए का फिगर लो लमसम पे 46 और 1,50,000 की SIP लो, दैट इज फॉर द मिडिल एज में इतना एज पर आवर 25 लाख कर लो। अब देखिए ये फिगर आपको काफी हाँ 25 लाख। सो यहाँ पे मैं एक मिडिल एज बंदे की मान रहा हूँ कि 25 लाख उन्होंने जो रखे, भले ये 25 लाख कुछ FD में है, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में है, एंड वी आर डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो आउट ऑफ दिस, टेकिंग केयर ऑफ द रिस्क एस्पेक्ट। वो सब मैंने आपको बताया है, हाउ टू हेज रिस्क एंड ऑल, एंड देन दिस फिगर, हाउ डज योर फिगर गोज। सो पहला 1 करोड़ 6ठे साल में ही बन जाता है, इट बिकॉज 1 करोड़ रुपया 6th ईयर में बन जाता है। बीच में जो भी खर्चे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप मिडिल एज में आ गए तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे होंगे, उस समय कम से कम 5-7 सालों में जाने वाले होंगे, फिर उनकी शादी ब्याह का टाइम आएगा, फिर आपकी रिटायरमेंट का भी टाइम आ जाएगा। तो आप देखिए जब जो खर्चे, जो राइट वाला आउटपुट है 10th ईयर में 2 करोड़ रुपए हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। आप नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये करोड़ की बात हम खाली रिटायरमेंट पे सोचते हैं कि रिटायरमेंट वक्त मेरे को 2 करोड़ का PM मिल जाएगा। यू अगर आपने सोचना पहले से शुरू कर लिया तो लेट मी टेल यू, खाली प्लानिंग की कमी है और किसी बात की कमी नहीं है। इन द मिडिल एजेस रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरा हो जाएगा और रिटायरमेंट वाला पैसा अपने सपनों के लिए रखिएगा। That is why we are coming and doing all this meeting and all. See, my audience, mainly people who are retiring from BHEL only. So many executive director, general managers, directors, वो सारे हमारे जो client हैं, उन्होंने अपने बाल बच्चों को मेरे से मिलवाया। पहले एक स्टोरी चल रही थी। सो द फर्स्ट थिंग इज, वो अब चूंकि यहाँ नहीं आते तो उनकी ऑडियंस क्या है, उनके फैमिली वाले, तो बाल बच्चों को बनवाया। हमारे मोबाइल ऐप में ना हमारा एक ऐप होता है नर्चरिंग मनी का। सो बिलीव यू मी, जब नर्चरिंग मनी का मैं अपना ऐप मेरे आईज को डिटेक्ट करके वो सारा वेब पोर्टल मुझे सामने दिखा देता है, और हाँ ये करंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, यहाँ फिगर्स जमने दिख जाते हैं। जब ये फिगर कॉर्पस जमा होता दिखता है
आपके खर्चे का टारगेट बदल के सेविंग में होना चालू हो जाता है। नाउ देवर गाइस, पहले उनके पास 3-3 लाख रुपए महीने की सैलरी है, कुछ क्लाइंट के पास पैसा इकट्ठा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज प्लानिंग नहीं थी। जैसे ही पैसा इकट्ठा हो गया, अब फादर को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास 2 लाख रुपए आ जाते हैं, हमारी टीम के पास कॉल आ जाता है, आप 2 लाख रुपए डिपॉजिटेड, आप 1 लाख रुपए डिपॉजिटेड। सो जब एक प्रोसेस में डाल देते हैं ना, खाली ब्लेम करके कुछ नहीं होगा कि हम लोग ये थे और अगली जनरेशन ऐसा है। यू हैव टू टेक सम स्टेप, राइट? एंड द स्टेप इज कि स्टार्ट विद योरसेल्फ।